नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, किस राज्य में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माई पैड माई राइट नामक परियोजना शुरू की है? इसके ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, मेघालय, बिहार या फिर ओडिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य की अपनी यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन गोमती जिले के किल्ला गांव में नाबार्ड और नेव फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य अनुदान, वेतन सहायता और पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता को ग्रामीण महिलाओं के करीब लाना है। केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की मोबाइल एटीएम वैन को भी हरी झंडी दिखाई, जो दक्षिण त्रिपुरा जिले की सभी ग्राम पंचायतों और ग्राम समितियों को कवर करेगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं तथा राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। दूसरा प्रश्न है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब और चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार मिला है, वे कहाँ के राज्यपाल हैं? इसके ऑप्शंस हैं केरला, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले वीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे। राष्ट्रपति ने पंजाब के राज्यपाल के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा पुरोहित को चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त किया है। परंपरागत रूप से पंजाब के राज्यपाल ने चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में कार्य किया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में श्रीनगर की डल झील में पर्यटकों के लिए फ्लोटिंग एटीएम किस बैंक द्वारा खोला गया है? इसके ऑप्शंस हैं आरबीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई या फिर आईडीएफसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में एक हाउस बोट पर एक फ्लोटिंग एटीएम खोला है। फ्लोटिंग एटीएम का उद्घाटन एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खरे ने किया। एसबीआई ने पहली बार 2004 में केरल में फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया था। एसबीआई ने झंकार नौका में एक फ्लोटिंग एटीएम स्थापित किया, जो केरल शिपिंग और इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन यानी के सिंक के स्वामित्व वाले एर्नाकुलम और वायपेयन क्षेत्र में बीच में संचालित होता है। एसबीआई के फ्लोटिंग एटीएम को किन्नी द्वारा लॉन्च किए गए मुंबई कॉरपोरेट सेंटर के उप प्रबंध निदेशक अशोक के द्वारा कमीशन किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक संपत्ति, जमा, ग्राहकों, शाखाओं और कर्मचारियों के मामले में देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। बैंक के पास भारत में 71,705 बीसी आउटलेट के साथ 22,224 शाखाओं और 63,906 एटीएम या सीडीएम का सबसे बड़ा नेटवर्क है। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारे हैं तथा एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। चौथा प्रश्न है, हाल ही में एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान में किस ओलंपिक पदक विजेता को शामिल किया है? इसके ऑप्शंस हैं मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया या फिर लवलीना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू। एडिडास ने खेलों में अधिक मासिक धर्म वाली महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए अपने नवीनतम उत्पाद नवाचार के लिए टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान में शामिल किया है। नई टेक फिट पीरियड प्रूफ टाइट्स में टेम्पन या पैड के साथ पहने जाने पर लीक से बचाने में मदद करने के लिए एक शोषक परत है। इस तरह के नवाचार खेल में महिलाओं को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए एडिडास की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। एडिडास ने पाया कि किशोर लड़कियां खतरनाक दर से खेल से बाहर हो रही हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण पीरियड्स लीक होने का डर है। एडिडास के संस्थापक एडोल्फ डेसलर हैं तथा इसकी स्थापना 18 अगस्त 1949 को हुई थी। एडिडास का मुख्यालय हर्जोगे-नोराच, जर्मनी में है तथा इसके सीईओ कैस्पर रोस्टेड हैं।
पांचवा प्रश्न है, हाल ही में रेमन मैगसेसे अवार्ड्स की सूची जारी की गई। इनका अवार्ड्स आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं मनीला, इटली, फ्रांस या फिर गोवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मनीला। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। विजेताओं को औपचारिक रूप से मनीला के रेमन मैगसेसे केंद्र में 28 नवंबर के कार्यक्रम के दौरान मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में बांग्लादेश की डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब, साथ ही फिलीपींस मत्स्य पालन और सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बेलोन, अमेरिकी नागरिक स्टीवन मुनसी जो मानवीय कार्यों के लिए काम करते हैं और शरणार्थियों की मदद करते हैं, और खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशियाई वॉचडॉग हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 के पुरस्कार की विजेताओं की सूची निम्नवत है। मोहम्मद अमजद साकिब, जो कि एक दूरदर्शी जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में से एक की स्थापना की और लाखों परिवारों की सेवा की। फिरदौसी कादरी, जो कि एक बांग्लादेशी वैज्ञानिक हैं। स्टीवन मुनसी, जो कि एक मानवतावादी जो दक्षिण पूर्व एशिया के विस्थापित शरणार्थियों को उनके जीवन के पुनर्निर्माण में मदद कर रहे हैं। वॉचडॉग, जो एक प्रोडक्शन हाउस जो इंडोनेशिया में कम रिपोर्ट किए गए मुद्दों को उजागर करने के लिए वृत्तचित्र फिल्म निर्माण और वैकल्पिक प्लेटफॉर्मों को सरलता से जोड़ता है। रॉबर्टो बेलोन, एक दक्षिण फिलीपींसी का एक मछुआरा जिसने अपने समृद्ध जलीय संसाधनों और आजीविका के प्राथमिक स्रोत को बहाल करने में एक समुदाय का नेतृत्व किया है। छठवां प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 2 सितंबर, 1 सितंबर, 31 अगस्त या फिर 30 अगस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 सितंबर। 2009 से हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। यह इस उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल फल को बढ़ावा देने और इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2021 का विषय है कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। WCD यानी वर्ल्ड कोकोनट डे एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय यानी एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी यानी APCC के गठन का भी स्मरण करता है, जिसका उद्देश्य नारियल उद्योग की सभी गतिविधियों को बढ़ावा देना, समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना है। सातवां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा या फिर कानपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐप को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान यानी मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा यानी MDNIY द्वारा विकसित किया गया है। ऐप को 30 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित सप्ताह भर की गतिविधियों और अभियानों के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। चलिए जानते हैं इस ऐप के विषय में। वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन 5 मिनट का एक अनूठा योग प्रोटोकॉल ऐप है, जिसे विशेष रूप से काम करने वाले पेशेवरों के लिए अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने कार्यस्थल पर तनाव, ताजा और फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल हैं। जहां एक ओर यह ऐप सिर्फ 5 मिनट में कहीं भी आसानी से योग और ध्यान करने की सुविधा प्रदान करेगा, वहीं यह विभिन्न योग प्रथाओं के बारे में भी जागरूकता लाएगा। आठवां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने बिम्स्टेक देशों की कौन सी बैठक की मेजबानी की? इसके ऑप्शंस हैं छठवीं, सातवीं, आठवीं या फिर नौवीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आठवीं। भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंगाल की खाड़ी पहल के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की। बैठक की अध्यक्षता कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव
और ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा ने की। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें से 5 दक्षिण एशिया यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका से तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। इस बैठक के दौरान अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 और विश्व स्तर पर कृषि और खाद्य प्रणालियों में हो रहे परिवर्तनकारी पहलुओं पर प्रकाश डाला। बिम्स्टेक सदस्य राज्यों ने कृषि में मास्टर और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति के 6 स्लॉट और क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए अन्य पहलों की पेशकश करने में भारत की अधिक भागीदारी की भी सराहना की। चलिए जानते हैं बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में इस क्षेत्र में आपसी व्यापार, संपर्क और सांस्कृतिक, तकनीकी और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें पहले 6 क्षेत्र शामिल थे, जैसे प्रौद्योगिकी, व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, मत्स्य पालन और पर्यटन। बाद में सहयोग के 14 क्षेत्रों में इसका विस्तार किया गया। कृषि 14 क्षेत्रों में से एक है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के साथ मिलकर कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय ने यू ब्रीथ लाइफ नामक वायु शोधक लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं IIT रोपड़, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे या फिर IIT दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, IIT रोपड़। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT रोपड़ और कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय ने संयुक्त रूप से यू ब्रीथ लाइफ नामक एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधक लॉन्च किया है। यह वायु शोधक अस्पतालों, स्कूलों, कार्यालयों और घरों जैसे इंडोर स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। यह दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर है जो सांस को ताजा कर सकता है। चलिए जानते हैं यू ब्रीथ लाइफ के बारे में। यू ब्रीथ लाइफ तकनीक हवा को शुद्ध करने वाले प्राकृतिक पत्तेदार पौधों के माध्यम से काम करती है। कमरे की हवा पत्तियों के साथ संपर्क करती है और मिट्टी जड़ क्षेत्र में जाती है, जहां अधिकतम प्रदूषक शुद्ध होते हैं। इसे IIT रोपड़ इंक्यूबेटेड स्टार्टअप अर्बन एयर लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि वायु शोधन के लिए जिन विशिष्ट पौधों का परीक्षण किया गया है, उनमें पीस लिली, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट आदि शामिल हैं और सभी ने इंडोर वायु को शुद्ध करने में अच्छे परिणाम दिए हैं। कंपनी ने एयर प्यूरीफायर के कामकाज तंत्र के बारे में कहा कि प्यूरीफायर प्रभावी रूप से विशिष्ट पौधों, यूवी कीटाणु शोधन और विशेष रूप से डिजाइन किए लकड़ी के बॉक्स में फिट किए गए प्री फिल्टर, चारकोल फिल्टर और हीपा यानी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर यानी उच्च दक्षता वाले पार्टिकुलेट एयर फिल्टर के स्टैक के माध्यम से इंडोर स्पेस में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाते हुए कण, गैसीय और जैविक दूषित पदार्थों को हटाकर इंडोर वायु गुणवत्ता में सुधार करता है। आज के सेशन का अंतिम और 10वां प्रश्न है, मॉर्गन स्टैनली ने साल 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का कितना अनुमान बरकरार रखा है? इसके ऑप्शंस हैं 10.5%, 10.4%, 9.8% या फिर 7.8%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10.5%। अमेरिका स्थित निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2021-22 यानी FY 2022 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 10.5% पर बनाए रखा है। सितंबर तिमाही से 2 साल के CAGR के आधार पर जीडीपी वृद्धि सकारात्मक क्षेत्र में जाने की उम्मीद है। जून को समाप्त तिमाही में जीडीपी सालाना आधार पर 20.1% बढ़ी है। 2 साल के CAGR के आधार पर वास्तविक जीडीपी QE जून में 4.7% और QE मार्च में +2.3% सिकुड़ा है। फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।